तो कैसे हो चैंपियंस। पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में देख लिया था। इस क्लास में बात करते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहला नंबर का प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि मान लेते हैं कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके हमने सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया और सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया। तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if the rows are interchanged if the rows of a determinant is interchanged with its कॉलम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये एक डिटर्मिनेंट है। इसको मान लेते हैं हमने क्या, ए से डिनोट, चलो डेल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ डेल के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, माने जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है, एक नया नया डिटरमिनेंट बन जाएगा, उसको हम रो डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारे पास, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक बात याद रखना, हमने क्या किया, सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सभी कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो भी आप इंटरचेंजिंग कर रहे हो वो पूरे के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना करो कि किसी भी दो को चेंज कर दो। कहने का मतलब आपने इनको, ये क्या है, रो 1 है और ये क्या है, रो 2 है। ऐसा मत कर देना कि रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया और उस सिचुएशन में भी आप सोच रहे हो कि जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो सेम है। तो ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन में वैल्यू दूसरा हो जाता है। अभी कुछ टाइम बाद ही देख लेंगे हम। फिलहाल आप ये देखो, कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसके सभी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल तो बनता है जिस तरह क्या बोलते हैं, नाचने के बाद गाना बनता है, उसी तरह डिटरमिनेंट के बाद डिटरमिनेंट का एग्जाम्पल बनता है। तो एग्जाम्पल में क्या बनता है, मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट डेल है। डेल का सिंबल कैसे होता है यार, ऐसे होता है ना, हाँ, जिसका अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 2 -3 और 5 6 0 4 और 1 5 -7। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसके रो और कॉलम को चेंज करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 को बाहर रखा तो ये 7 × 0 0 हो गया, माइनस के 20 मिला, फिर क्या माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया, ये कैंसिल, 7 4 जा 7 6 जा माइनस के 42 माइनस के 4 1 जा 4 प्लस का 5, ये कैंसिल, 6 5 जा 30 माइनस के 0, मतलब क्या मिला, ये माइनस के 40 और ये 46, मतलब क्या 138, तो माइनस के 138 और 50 150, मतलब क्या मिला, ये 12 और 40, मतलब क्या माइनस के 28 बच रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस के 28। अब क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम के अंदर चेंज करते हैं और इसके कॉलम को रो के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, तो नया डिटरमिनेंट मिलता है, मान लेते हैं उसको रो डैश से डिनोट करते हैं, 2 -3 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7। अब इसका वैल्यू निकालो, तो 2 पहले बाहर है, ये कैंसिल, ये 0, ये कितना माइनस के 20 माइनस के 6 बाहर, ये कैंसिल, 7 3 जा 21 माइनस 5 5 जा 25, फिर क्या प्लस के 1 बाहर, ये कैंसिल, 4 3 जा 12 माइनस के 12 माइनस 0, तो 0 ही हो गया। तो क्या मिल गया हमारे पास, माइनस के 40 और यहाँ पे माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 24 और फिर यहाँ मिल गया माइनस के 12 मिल गया।
तो कितना मिला आपके पास? 5224, हाँ मिल रहा है, 2080 मिलेगा, माइनस के 2080 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ डेल इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेल डैश। हमने क्या किया, सभी रो को कॉलम के अंदर चेंज किया, सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज किया। उस सिचुएशन में हमारे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यही हो गया हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब क्या करो, इनको नोट करो, ठीक है, थोड़ा सा इनको रिफिल कर दिया जाए। चलो यहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी में क्या है, वही अभी जो हमने कुछ सेकंड पहले बोला, कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट पहले बोला था कि अगर किसी भी दो रो को दो कॉलम के अंदर, सॉरी, किसी भी दो को चेंज करे तब क्या होगा। अगर हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और किसी हम दो रो को चेंज कर दे या किसी हम दो कॉलम को चेंज कर दे, उस सिचुएशन में क्या बनने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं। पहले दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, इफ, चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, हम क्या बात कर रहे हैं, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके अंदर अपनी इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब उसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अगर किसी भी दो रो और किसी भी दो कॉलम को हम सिर्फ चेंज करें ऑफ डिटर्मिनेंट, देन सॉरी आर interchanged then sign of determinant changed। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसको हमने क्या, डेल से डिनोट किया था, और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आए थे हमारे पास, a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अगर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं हमने क्या किया, रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया, रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया, तो हमारे पास नया डिटरमिनेंट बनता है, उसको हम डेल डैश से डिनोट कर देते हैं। मतलब क्या, b1 b2 b3 a1 a2 a3 c1 c2 c3। तो उस सिचुएशन में ये जो डेल का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल 1 के बराबर, डेल 1 बोल दो या डेल डैश बोल दो, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अभी हम एग्जांपल के हेल्प से भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल में क्या क्या है, एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 2 -3 5 604, ये ले लिया क्या, इसको देखा था ना, 604 और क्या 1 5 -7, इसको ही किया था ना सॉल्व, इसको सॉल्व किया था तो माइनस के 28 आया था। अब क्या करते हैं, किसी भी दो रो को चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हमारे पास एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसको हम डेल डैश से डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, डेल है हमारे पास। अब डेल डैश एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसके अंदर क्या है हमारे पास, 604 2 -3 5 1 5 माइनस के 7। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ गया, 604, 6 बाहर रखा, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, माइनस 5 5 जा 25, माइनस 0 0 है तो पूरा पूरा का 0 ही आने वाला है, ये पूरा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, प्लस के 4, ये कैंसिल, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस के 3, तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस के 4, 6 4 जा 24, माइनस के 24 और 13 13 4 54 52। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का 28 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आया था, माइनस के 28 आया था। तो देख लो इस टाइम पे डेल का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डेल डैश के बराबर है। डेल का वैल्यू माइनस के 28 है, तो डेल डैश क्या आ गया, माइनस ऑफ माइनस के 20, कैसे बोलते हैं यार, ऐसे बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, हाँ सिंपली ऐसा बोल दो कि डेल और डेल डैश में माइनस का चेंज आ गया। क्या बोला कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज।
इसका वैल्यू क्या आया था, माइनस के 28 आया था, तो डेल्टा इसका वैल्यू क्या आ गया, 28 आ गया। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, ठीक है। कि अगर हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को चेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू -28, तो डैश का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली 28 आ गया। चलो इसको नोट करो। अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में। चलो तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी दो रो के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। मान लेते हैं कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम भी मान लो, उनके एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाता है। ये सभी प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बार बार आप हर डिटर्मिनेंट को ओपन करके सॉल्व भी करो, उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो अपने आप ही दिख जाता है कि वो कैसा है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स भी मान सकते हो of a determinant are identical, of a determinant are identical, identical मतलब सेम बोल दो, और सेम that is then the value of determinant is जीरो। एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको ओपन करके सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो आप क्या बोल रहे हो कि रो 1 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब इनके एलिमेंट्स क्या है, एकदम सेम है, मतलब इसका वैल्यू जीरो आना ही चाहिए, तो डायरेक्टली आप लिख दोगे जीरो। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे डेल के लिए, मतलब क्या, 1 को बाहर रख के इधर करोगे, 5 3 जा 15 -6 2 जा 12 -2 बाहर करोगे, ये कैंसिल, 4 3 जा 12 -6 +3 बाहर रखोगे, ये कैंसिल, 4 2 जा 8 -5, मतलब क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 6 -12 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 3 या 9 आ गया। तो क्या मिला हमारे पास, 12 -12 जीरो ही ना मिला, तो जीरो सॉल्व करके निकालो या प्रॉपर्टी से बोल दो, वही सही है ना यार। कौन सॉल्व करना चाहता है, हम तो यही चाहते हैं ना कम टाइम में ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सिंपली बोलो कि रो 1 रो 3 आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू जीरो आना ही चाहिए। सिंपल सी बात। कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, मान लेते हैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल डैश, जिसके अंदर क्या है 5 6 7 0 1 2 0 1 2 है, इस सिचुएशन में भी जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्यों, क्योंकि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो डायरेक्टली बोल दो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर सॉल्व करना तो सॉल्व करके देख लो, 5 को बाहर रखोगे, ये कैंसिल, 2 1 2 -2, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, उनका वैल्यू तो जीरो ही होने वाला है, मतलब क्या 2 -2 जीरो, मतलब क्या जीरो। सिंपल सी बात। अगर कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम करस्पॉन्ड, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब उनके एलिमेंट सेम है, तो उनका वैल्यू क्या होने वाला है, हमेशा ही जीरो होने वाला है, हमेशा ही जीरो होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, किसी एक डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के डिफरेंस के टाइम ही आपको बता दिया था कि अगर हम मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हर जगह पे मल्टीप्लाई होता है। मतलब मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमने क्या किया, उसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 हर जगह मल्टीप्लाई में जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में केस में ऐसा नहीं होता। आप जिस रो के अंदर मल्टीप्लाई करोगे या जिस कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ वहीं पे मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट सिंपल सा है 1 2 3 4, ठीक है। मान लेते हैं एक ए नाम का डिटर्मिनेंट है और हमको क्या करना है, ए के अंदर 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 आप या तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एक ही जगह पे मल्टीप्लाई करोगे, हर जगह पे मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, ठीक है। तो वही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट of a row or column
column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले ऐसे समझो, अगर हमारे पास एक डेल नाम का डिटरमिनेंट है जिसके अंदर मान लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। हमने क्या किया, रो 1 के अंदर मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया एक बन गया हमारे पास डिटरमिनेंट, मान लेते हैं डेल डैश है, तो क्या बन गया 2a1 2a2 2a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो देखो यार, यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा वो क्या, और यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा वो क्या। यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा उसमें और इसमें सिंपल सा फर्क होगा। कितना फर्क होगा? 2 के मल्टीपल का फर्क होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास डेल है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, 2 क्रॉस 2 से लेके देखो, सिंपल है, आराम से समझ जाओगे। अब इसका वैल्यू निकालना चाहे तो कितना आता है, 4 1 जा 1 4 1 जा 4 3 2 जा 6, मतलब क्या -2 आया। अगर हम क्या करते हैं, रो 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया था, तो नया डिटरमिनेंट मिल जाएगा, मान लेते हैं डेल डैश है, क्या मिल जाएगा 2 4 3 4। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब क्या मिला -4 मिला। तो देखो यार, डिटरमिनेंट का वैल्यू और जो नया डिटरमिनेंट का वैल्यू मिला उनमें किसका फर्क है, 2 के मल्टीपल का फर्क है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट, किसी भी एक रो के हर एलिमेंट को या एक कॉलम के हर एलिमेंट को किसी एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो k के मल्टीपल के बराबर हो जाता है, k के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो नया डिटरमिनेंट आया उसका वैल्यू कितना आया, -4 आया। नया डिटरमिनेंट आया उसका वैल्यू कितना आया, -4 आया। सिंपल सी बात है, हाँ ये भी सिंपल सी बात है। जैसे एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लेते हैं 2 3 5 1 0 4 3 3 -3 मान कुछ भी मान लो, इसका वैल्यू मान लेते हैं कुछ अल्फा आया। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने क्या रो 2 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नया डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 3 5 5 0 20 और 3 3 -3। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, जो आप देखोगे इसका वैल्यू मान लेते हैं कुछ बीटा आता है, तो अल्फा से बीटा कैसे पहुंचे हो गए आप, 5 मल्टीप्लाई करके किसके अंदर, रो 2 के अंदर। तो अगर हम क्या करें, इसका वैल्यू देखना चाहें तो ये बीटा कितने के बराबर होगा, ये आपका 5 टाइम्स ऑफ अल्फा के बराबर होगा। वही बात है ना कि अल्फा का वैल्यू जितना आया होगा उसके अंदर 5 मल्टीप्लाई कर दो, वही वैल्यू क्या होगा, इस वाले डिटरमिनेंट का होगा। सिंपल सी बात है, इसको भी नोट कर लो। बात करते हैं अगले टाइप के प्रॉपर्टी के बारे में। ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, चल। तो बस एक और प्रॉपर्टी लास्ट बचती है, इसके बाद प्रॉपर्टीज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस एक और प्रॉपर्टी बच रही है, वो क्या है, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 रोज और कॉलम और डिटरमिनेंट ऑफ क्वेश्चन देन इट्स वैल्यू गेट्स 0। अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा था ना, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, कोई भी डिटरमिनेंट है अगर इसके कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो वो उसका वैल्यू 0 होता है। मान लेते हैं 1 2 3 है, 4 5 6 है और 1 2 3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया था, 0 आ गया था। लेकिन देखो आखिरी जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम हो या प्रोपोर्शनल हो उस सिचुएशन, प्रोपोर्शनल का स्पेलिंग सही है, प्रोपोर्शनल जो भी है प्रोपोर्शनल है, तो उस सिचुएशन में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। मान लेते हैं 1 2 3 है, 4 5 6 है
और क्या 3, 6 और 9 है। तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे या डायरेक्टली इसको जीरो बोलोगे? डायरेक्टली इसको जीरो बोलोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रो 1 को ऑब्जर्व करो, इस रो 1 को ऑब्जर्व करो और इस रो 3 को ऑब्जर्व करो, तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब अगर हम क्या करते हैं, रो 3 के अंदर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 2 3। क्या बन गया 1 2 3। अब दो रो बराबर हो गए, दो रो बराबर हो गए तो उनका वैल्यू तो जीरो आता ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों दो रो बोले या दो कॉलम प्रोपोर्शनल भी हैं, उस सिचुएशन में भी उनका वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, क्या लिखोगे, इफ करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब ये समझते हो ना कि पहला एलिमेंट है तो इसको देखोगे, ये दूसरा एलिमेंट है तो इसको देखोगे, तीसरा एलिमेंट है तो इसको देखोगे। करस्पॉन्डिंग मतलब समझते हो ना। चलो ठीक है, तो इफ करस्पॉन्डिंग elements of any two rows of any two rows or columns of a determinant are proportional अब ठीक है, that is in the same ratio, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था 3 6 9 1 2 3, in the same ratio, then the data value of determinant, then the value of determinant is equal to 0। ठीक है, बस यही 6 इंपॉर्टेंट, 6 या 5 ही बताया, जो भी बताया हो, बस यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनको अच्छे से आप ध्यान रखोगे तो बहुत से क्वेश्चन में सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा गाना गा लेते हैं। कौन सा गाना? आज चलेगा मेहंदी वाले हाथ। चलो इसी को गा लेते हैं। मेहंदी वाले हाथों तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथों तेरे, पायल वाले पाँव, याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव, याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव, मेहंदी वाले हाथ। गाँव का वो तालाब जहाँ हर रोज मिला करता था, बातें सुनते सुनते तेरी चूड़ियाँ मैं गिनता था, तेरी भोली बातें सुनकर अक्सर मैं हंसता था, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम, याद बहुत आते हैं मुझको तो और अपना गाँव, मेहंदी वाले हाथ। क्या तूने अब भी रखे हैं प्रेम के वो संदेश, पत्थर बांध के छत पे तेरी देता था मैं फेंक। इसके आगे का नहीं पता। चलो इस क्लास को यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।